गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले की कक्षाओं में हमने इतिहास की संकल्पनात्मक चर्चाओं पे बातें की। आज हम लोग शुरुआत करते हैं पाषाण युग की। जाहिर सी बात है, पाषाण युग का नाम आते ही आप लोगों को लगता है कि सर ये तो बड़ा कठिन चैप्टर है। संस्थानों में भी सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत होती है लोगों की कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, आप लोगों का प्री टॉपिक रहता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास में आपको क्या करना है कि एक कालखंड से दूसरे कालखंड में जब आप जाएंगे तो आपको एक चेंज और कॉन्टिन्यूटी देखनी है। और जाहिर सी बात है, हमारी सभ्यता की जो कहानी है वो शुरू होती है कहाँ से? पाषाण युग से होती है। तो जब पाषाण युग से शुरुआत होती है तो हमें पाषाण युग के बारे में जानना चाहिए। और जैसे ही हम फिर पाषाण युग से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो वही फार्मूला अपनाएंगे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल स्टेटस में क्या कॉन्टिन्यूस हुआ और क्या चीज़ें परिवर्तित हो गई। एक क्रमिक विकास है, राइट। तो सबसे पहली बात हमको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका जो अप्रोच है और जो अप्रोच मैं कह रहा हूँ उसमें क्या अंतर है। तो राइट, आप लोग सीधे तथ्यों को रटने का प्रयास करते हैं। मैं देखिए आपको जितने भी तथ्य आपको बता रहा हूँ, शायद यहाँ से बाहर कोई प्रश्न आपसे हो जो मतलब ना पूछा जाए। सारे प्रश्न इसी के अंदर रहेंगे, बशर्ते थोड़ी सी रणनीति को बदलने की ज़रूरत है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे 2 मिनट कि क्या हम लोग अप्रोच रखेंगे इसको समझने का। देखिए पहली बात तो जैसे स्टोन एज में आते हैं तो हम पहले तो एक मान लीजिए कि जो हम लोग सामान्य क्या कहते हैं कि क्या आपकी रणनीति या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहले तो वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो सामान्य सूचनाएं रहती हैं कि सबसे पहले किसने सूचना दी, कैसे पता चला, सामान्य सूचना की बात है। तो जो हम लोग सामान्य सूचनाएं हैं वो जानेंगे। दूसरी चीज़, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मुख्य उद्देश्य इतिहास का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल चीज़ें जानना है। तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल पहलुओं को हम उद्घाटित कर सकें। ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा कल्चर डेवलप हुआ। और सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न पे मेंस में कल्चर से सवाल पूछा है। ये कहीं नहीं पूछा हुआ है कि किस स्थल से कहाँ मिला हुआ है। मेंस में तथ्य तो उतना पूछा ही नहीं हुआ है। और प्रीलिम्स में भी हम तथ्यों के बारे में बताते हैं कि तथ्य कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, हम लोग एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे ही देखेंगे। और उसके बाद स्थलों की चर्चा करेंगे। आप लोग सीधे स्थलों की चर्चा करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्थलों की चर्चा को मेमोराइज करना है दिमाग में, राइट। वास्तव में जब हम स्थलों की बात करें तो हमें पहले हम लोग आइए एक एक को कॉन्सेप्चुअली दिमाग में रखते हैं और फिर आते हैं कि स्थलों में जो आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं वहाँ कैसे कन्फ्यूजन होने की आशंका रहती है और कैसे आप कन्फ्यूज होते हैं। फिलहाल ये एक सॉफ्टवेयर दिमाग में बनाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट पे। जैसे अगर हम सामान्य सूचना की बात करें, पहली बात, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस पॉइंट पे आए। एक कॉमन सी बात जो एकदम बिगिनर है उसको रखना चाहिए, वो ये कि ये जो पाषाण युग है जो हम लोग शुरुआत करते हैं, इतिहास के किस कालखंड में आता है? जाहिर सी बात है, प्रागैतिहास में, प्री हिस्टोरिक फेज में आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। प्री हिस्टोरिक फेज, हमने आपको बताया है ना कि प्रागैतिहास क्या होता है। यह वह कालखंड है जिसमें लिपि का ज्ञान नहीं है, स्क्रिप्ट पता ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब लिपि का ज्ञान नहीं होगा तो
साहित्यिक साक्ष्य नहीं होंगे, और जो कुछ भी आपको जानना होगा वो जानना होगा किसके आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। बात क्लियर हो गई एकदम से, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। और पुरातात्विक साक्ष्य के में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ सिक्के और अभिलेख नहीं मिलने वाले हैं। जो हमने पहली बात बताई थी, उत्खनन सामग्री, एक्सकेवेटेड आइटम्स, उसके आधार पर ही हम कुछ निर्णय लेंगे। किसके संदर्भ में? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल की चर्च में। तो ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग सामान्य सूचनाओं की बात करते हैं। जो भारतीय प्रागैतिहास है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो सूचना दिया, यानी भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है डॉक्टर प्रिमरोज को। प्रिमरोज। सिंपल सा सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 1842 में डॉक्टर प्रिमरोज जो थे, कर्नाटक में लिंगासुर एक स्थान है। अब देखिए ये फैक्ट आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये एकदम शुरुआत करने के लिए हैं। यहीं से आपकी शुरुआत हुई तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्रागैतिहास के उद्घाटक या भारतीय प्रागैतिहास में अध्ययन की शुरुआत करने वाले कौन हैं। तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए प्रिमरोज। और लिंगासुर कर्नाटका में है। और इन्होंने क्या किया था कि वास्तव में कुछ प्रस्तर औजारों के बारे में चर्चा किया था। दूसरा नाम अगर आप देखेंगे तो 1853 में आता है सेकेंड माइलस्टोन, जॉन इवांस का नाम आता है। 1853 जॉन इवांस का नाम आता है। और इन्होंने क्या किया कि जबलपुर में कुछ प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां हैं, जो प्रस्तर औजार हैं, उनकी चर्चा किया था। और सबसे व्यवस्थित काम किया किसने? 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट। आप देखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट पे स्पेशली पूछा हुआ है क्योंकि रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, ब्रूसफुट 1863 में 1863 में इन्होंने क्या किया कि चेन्नई में पल्लवरम के समीप जो है वो एक तरह से विस्तृत योजनाएं क्या किया, उन्होंने प्रस्तुत किया। राइट। तो कहने का मतलब है कि ये 3 माइलस्टोन आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट ब्रूसफुट के संदर्भ में तो आपको बताऊं, ये भी उन्होंने बताया कि पूछा गया प्रश्न में कि ये कहाँ के थे, पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया तो जानते रहिए ये स्कॉटलैंड के थे, ब्रिटेन के, है ना, और वनस्पति शास्त्री तथा भूगर्भ शास्त्री थे। और फिर उन्होंने एक तरह से पाषाण जो कालीन जो बस्तियां हैं उनके बारे में चर्चा किया था। तो ये जो तीनों फैक्ट है ना, अब कोई कहे कि सर ये फैक्ट है और यही फैक्ट मैं भूल गया, तो निश्चित रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि पूरे प्रागैतिहासिक सेक्शन, पूरे प्री हिस्टोरिक पार्ट का ये 3 पिलर है। इसके बाद आपको बहुत सारे इतिहासकार जुड़ेंगे, सारे इतिहासकार के संदर्भ में वो चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। क्लियर है? तो ये सामान्य सूचना की बात हो गई। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि पाषाण युग, स्टोन युग में जब हम पहुँचें, आपको पता है मोटी मोटा एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, बहुत रिमार्क के साथ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको वो रिमार्क क्या ध्यान में देने की ज़रूरत है। आप लोग प्रायः समय पे ध्यान देते हैं। हमने जो इतिहास का वर्गीकरण दिया है पिछली कक्षाओं में, और आपको बताया है कि इतिहास का जो विभाजन है वो समय के आधार पर करने की लोगों की आदत जरूर बन गई है, लेकिन हकीकत बात यह है कि समय के आधार पर जो विभाजन है वो वैज्ञानिक नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक होता है कि आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर और सोशल के आधार पर डिवीजन को करें। क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण दिया कि आज के डेट में समय तो एक है, लेकिन अगर आप दिल्ली देख लीजिए, किसी राज्य की राजधानी देख लीजिए और किसी दूरस्थ गांव की चीज़ देख लीजिए, समय एक होगा, लेकिन उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर और सोशल स्टेटस जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। इसलिए जब हम पाषाण युग को पढ़ते हैं तो लगभग आपको बताऊं कि 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के, यानी जब हम प्रज्ञ मानव भी नहीं थे, 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के आप ये कह सकते हैं कि सर 1000 या 2000 ईसा पूर्व के आसपास तक हम लोग अध्ययन करते हैं।
तो इतने लंबे कालखंड में हम लोग समय को जो आधार बनाते हैं वो वैज्ञानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई सभ्यता मध्य पाषाण युग में पहुंच गई हो, तो कोई सभ्यता उसी समय पे अभी पूरा पाषाण युग में हो सकता है कि कुछ स्थल जो है और आगे की स्थिति में हो। तो समय को आधार बनाने की आवश्यकता एकदम नहीं है। फिलहाल वो वर्गीकरण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो सामान्यतः पुस्तकों में मिलता है। याद रखिएगा, कभी भी आपसे टाइम न पूछा गया है और न पूछा जाएगा, ये भी जानते रहिए। राइट? तो जो चीज़ पूछी ही नहीं जानी है तो उस पर इतना तनाव लेने की क्या आवश्यकता है। राइट? फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करते हैं, वर्गीकरण को चेक करते हैं कि हम इस पाषाण युग को, और वर्गीकरण का जो आधार है आपको बता दूं, मेरा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ों में अंतर आपको दिखाई देगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका कैसा होगा। जो स्टोन एज है, पाषाण युग, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, क्लियर आएगा। पाषाण युग, इस पूरे स्टोन युग को अगर आप डिवाइड करेंगे पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग। अभी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा कि अगर आप पूरे विश्व में मध्य पाषाण युग को कंपेयर करेंगे तो भारत में जो मध्य पाषाण युग था वो सबसे अच्छी स्थिति में था, या उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल जो सोशल स्टेटस था वो बेहतर था विश्व में किसी भी जगह के मध्य पाषाण युग में। कारण क्या था, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारी जो योजना है वो ये है कि सुगम तरीके से, आसान तरीके से स्टोन एज को हम 2-3 भागों में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएं। तो तब तक, जब तक कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ जाता है, आप लोग सोचिएगा, खोज डालिएगा पूरी विकिपीडिया और इंटरनेट कि आखिर में ऐसा क्या वजह था कि भारत में जो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति थी वो दुनिया की अन्य मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों से अच्छी, उन्नत अवस्था में थी। फिलहाल मध्य पाषाण युग के बाद आते हैं हम लोग नवपाषाण युग। आपको बताऊं, वास्तव में एक कॉम्पिटिशनर को, जो एक यूपीएससी का कॉम्पिटिशनर है, उसको इतना ही जानना चाहिए, ये डिवीजन जानना चाहिए। टाइम का तो टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, है ना। और अगर अभी मालूम हो कि हम टाइम ना लिखें तो आपको ये लगेगा कि लगता है कि सर को टाइम का डिवीजन ही नहीं पता है। कतई कभी नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा जो युग है, एक कॉन्सेप्ट समझिए, सबसे लंबा युग चला किसका? पूरा पाषाण का। उसके बाद मध्य पाषाण युग का जो काल है वो छोटा रहा, और नव पाषाण काल का उससे भी छोटा रहा। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल चीज़ों में जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो परिवर्तन की जो गति है वो पहले के काल में, पहले की तुलना में तेज होती जा रही है। राइट? इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बनाने की जरूरत है। फिलहाल जो पूरा पाषाण काल का जो समय है, वास्तव में टोटल अगर आप देखें, लिख दे रहा हूं, एकदम जरूरत नहीं है, 25 लाख से लेकर के लगभग 10,000 ईसा पूर्व। ये किताबी ज्ञान है और ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा आपको आप कह सकते हैं कि अनुभव आपको बता रहा हूँ कि कभी नहीं पूछेगा। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा काल है, इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। इसके भी 3 चरण आपको दिखाई देंगे। एक तो आपको दिखाई देगा निम्न पूरा पाषाण काल। आपको बता दूं, हिंदी माध्यम में भी कम से कम टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में जरूर जानिए। लोअर पैलियोलिथिक एज जानते हैं क्यों?
क्योंकि कभी कभी आईएएस में सीधे पूछ देगा लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर आप क्या करेंगे, है ना। इसलिए कम से कम पता होना चाहिए लोअर पैलियोलिथिक एज। क्लियर है। तो पूर्व पाषाण युग 25 लाख। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फिलहाल लिख लूं तो चर्चा करता हूं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उच्च मतलब अपर, उच्च पूरा पाषाण युग, अपर पैलियोलिथिक एज, है ना। लोअर, मिडिल एंड अपर। अब कॉन्सेप्ट देखो बदलता नहीं है जल्दी, और जहां बदलता है वहां अलर्ट, अपवाद में रह जाइए। श्योर। अपवाद में कैसे, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप पूरा पाषाण युग काल ज्यादा दिखाई देगा, उससे कम आपको मध्य पाषाण दिखाई देगा, उससे नव पाषाण। सेम कॉन्सेप्ट, निम्न पूरा पाषाण काल ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, मध्य पूरा पाषाण काल उससे छोटा दिखाई देगा, और उच्च पूरा पाषाण काल जो है और भी कम रहेगा। राइट। एकदम समय की जरूरत नहीं है। अगर आप ना कहें, याद तो पक्का मत करिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 25 से 9 लाख ईसा पूर्व का है। ऐसा कोई ऐसा भी है क्या कि जो ईसा पूर्व और ईस्वी नहीं जानता होगा? कमेंट में आप बताइएगा, उसको भी बता देंगे। क्योंकि देखो, जब इतिहास की समझ को डेवलप करो ना, तो रटने की क्या जरूरत है। मालूम हुआ 25 लाख ईस्वी लिख दो, ईसा पूर्व लिखो ही नहीं, तो अभी वो ईस्वी आई ही नहीं, तो कहाँ से लिख दोगे। फिलहाल सभी लोग जानते हैं, मुझे पता है। कभी कभी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है ईसा पूर्व और ईस्वी के कैलकुलेशन में, कौन पुराना है कौन नहीं पुराना है, उसको ध्यान में रखिएगा। मध्य जो पूरा पाषाण काल है वो लगभग मानते हैं लोग 9 लाख से 40 हजार के आसपास, है ना। और जो निम्न पूरा पाषाण है वो 40 से 10 के आसपास मानते हैं। मध्य पाषाण युग को 10 से 8 हजार के आसपास मानते हैं। और इसको नव पाषाण युग लिखोगे तो 7 हजार 8 हजार से लेकर के कहीं कहीं 9 भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लगभग 1500 2500 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। क्लियर है। लेकिन एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको समय के आधार पर वर्गीकरण करना ही नहीं है कि आप समय के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। क्लियर है। अब और आगे बढ़ने के पहले आइए हम लोग कुछ बातें और भी कर लेते हैं। देखिए, वास्तव में पाषाण युग की जरूरत क्यों पड़ी। पाषाण युग की जरूरत इसलिए पड़ी, पाषाण युग को जानने का जो तरीका होगा, आपको कैसे जानेंगे, जो अप्रोच ये होगा कि आप सबसे पहले जानिएगा किसके बारे में, आप जानेंगे औजारों के बारे में। पाषाणकालीन औजार, पाषाणकालीन औजार। टूल्स जानेंगे। औजारों पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए जानेंगे कि हम ये देख सकें कि कैसे तकनीकी विकास हुआ, तकनीकी विकास कैसे हुआ। दूसरी चीज, हम स्थलों की बात करते हैं जहां आप बहुत परेशान रहते हैं। साइट्स तो आप जानते रहो बेटा, साइट्स भी रटने की चीज नहीं है, ध्यान में रखने की जरूर है, लेकिन ये कहिए कि आप रटें, वो गलत बात है। स्थलों में भी 2 प्रकार के स्थल हैं। पहली चीज तो प्रतिनिधि स्थल, रिप्रेजेंटेटिव साइट्स। याद रखिएगा
कि जो प्रतिनिधि स्थल हैं, जो प्रतिनिधि स्थल हैं, प्रतिनिधि स्थल वो स्थल होते हैं जहां पर उस सभ्यता की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, राइट। वो स्थल जहां पे उस सभ्यता की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं कि स्थल पे स्थल, स्थल पे स्थल उसको टेबल बना के रटते चले जाते हैं। और दूसरा है अनुषंगी स्थल। अनुषंगी को क्या कहेंगे? फिलहाल के लिए काम चलाई को जानते रहिए, फॉलोइंग साइट्स। ये प्रतिनिधि स्थलों के आसपास होती हैं, प्रतिनिधि स्थलों के आसपास। और आपको एक बात अच्छी तरह से बता दूं बेटा कि प्रतिनिधि स्थलों के आसपास जो स्थल होते हैं, आप देखेंगे उनकी विशेषताएं प्रतिनिधि स्थलों से जैसी होती हैं, बहुत कम पूछी जाती हैं, या वही स्थल पूछे जाते हैं जो कि प्रतिनिधि स्थलों से कुछ स्पेसिफिक मामलों में विशिष्ट होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? तो आपको फोकस इस पे करना है। दूसरी चीज, एक और बात ध्यान में जरूरत है, जब आप स्थल को देखें तो उसे मैप पे देखें, नक्शे पे। यानी थोड़ी बहुत नक्शेबाजी पता होनी चाहिए कि आप मैप रख रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है। एक बार ज्योग्राफिकली लोकेट कर लेंगे ना कि सोहन घाटी कहाँ है, लिद्दर घाटी कहाँ है, पहलगाम किधर है, तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे कि आप बेहतर कर सकते हैं। आप देखिएगा कि भूलने की जो समस्या है, जो प्रीलिम्स की समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोग सारी ऊर्जा इस पे लगाते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि इन स्थलों से प्राप्त जो चीज़ें हुई हैं, उनके आधार पर हमें तत्कालीन युग के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डालना है। यह इतिहास का उद्देश्य है, ना कि स्थल रटवाना उद्देश्य है। श्योर? राइट? तो अब हम लोग देखेंगे कैसे पाषाण युगीन जो औजार थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं औजारों की। पुरा पाषाणकालीन औजार। एक बात जानते रहिएगा कि जब भी हम पुरा पाषाण काल में ही हमने आपको 3 फेज बताया, उच्च, मध्य, निम्न। एक कॉन्सेप्चुअली बात को आप जानते रहें कि जैसे जब आप उच्च से मध्य में आएंगे, मध्य से निम्न में आएंगे, या पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो औजारों की जो साइज होगी वो कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और तकनीकी रूप से भी उसमें आपको विकास दिखाई देगा। आइए हम लोग कुछ औजारों की चर्चा करते हैं। ये काम की चीज़ें हैं, आपसे आगे भी पूछी जाएंगी। जैसे पहला जो होगा वो आप ये कह सकते हैं पेबुल। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो औजार आपको दिखाई देगा वो पेबुल दिखाई देगा। पेबुल, पेबुल क्या था? एक तरह से अनगढ़ औजार, एक अनगढ़ पत्थर आप कह सकते हैं, बड़ा सा, बिग साइज का। जाहिर सी बात है किसके लिए काम आ सकता है? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार के लिए काम आ सकता है, राइट। उसके बाद
पेबुल के बाद चॉपर। ये जो आपको पेबुल दिख रहा है इसको काटिए। काटने का मतलब है कि अभी कटिंग औजार नहीं है, उसको पीटते पीटते ठोकते ठोकते क्या होगा, एक तल को थोड़ा सा आप समतल कर दीजिए, कोर वाला बना दीजिए। ये हो गया चॉपर, राइट। उसके बाद तीसरा जो आपको मिलेगा वो चॉपिंग। चॉपिंग चॉपिंग में क्या है, थोड़ा सा और तकनीकी विकास मिलेगा। इसके दो अपोजिट साइडों में धार बना दिया जाएगा और ये सारे पत्थर जो हैं आपको स्पेशली पूरा पाषाण काल में दिखाई देंगे, उच्च पूरा पाषाण काल में दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त हैंडेक्स दिखाई देगा। हैंडेक्स नाम है हैंडेक्स, लेकिन वास्तव में अभी कह दिया जाए उठाने के लिए तो आसान नहीं होगा, काफ़ी भारी होगा हैंडेक्स। और ये कैसे है, पत्थर की कुल्हाड़ी, हैंडेक्स होता है ना कुल्हाड़ी, तो ये हैंडेक्स हो गया। इसके अतिरिक्त पूरा पाषाण काल में हमको स्क्रैपर दिखाई देने लगता है। स्क्रैपर, स्क्रैपर अगर आप देखेंगे तो स्क्रैपर दिखाई देगा, खुरचनी जिसको आप कहते हैं वो स्क्रैपर। याद, इसे मुझे तो नहीं लगता है कि आप इसे भूलेंगे। और आप जरा देखिए कि ये तकनीकी विकास है, टेक्निकल डेवलपमेंट है। पहला अनगढ़ पत्थर, दूसरे में एक तल को हमने किया, चॉपिंग में दोनों तल को कर लिया, तीसरा हैंडेक्स कर लिया और चौथा खुरचनी कर लिया, राइट। अब जब आप पूरा पाषाण काल से लेकर के आप आएंगे उस पे मध्य क्या कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में आएंगे अगर, अब थोड़ी सी बात समझिए। ऐसा नहीं है कि मध्य पूरा पाषाण काल में जब आप आए तो पूरा पाषाण काल के सारे स्थल सारे गायब हो जाएंगे, वो तो चलते ही चलते रहेंगे, है ना। कुछ नए जुड़ सकते हैं उसमें। जैसे फिलहाल मध्य पूरा पाषाण काल की अगर आप बात करेंगे तो वो जो खुरचनी थी ना, वो आपको यहाँ पे थोड़ी और अच्छी टेक्निकली मिलेगी। खुरचनी, ये वही स्क्रैपर है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी। पेबुल की रहेगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो बेधनी, ब्यूरिन, नुकीला पत्थर, ये तो ट्रायंगुलर बन गया, इतना ट्रायंगुलर नहीं रहता था। चलिए इसको फिर से बनाते हैं। ब्यूरिन यानी छेदना अगर कहीं हो। उसके बाद एक मिलेगा आपको थोड़ा सा जो चॉपिंग टाइप का है, इसको हम लोग तक्षणी कहते हैं।
क्लियर? ये मध्य पुरापाषाण काल के हो गए। और जब हम निम्न पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका नई चीज आपको दिखाई देगी, ब्लेड। जैसे ब्लेड होता है ना, उस तरह से आपको दिखाई देगा, है ना। निम्न नहीं, अब तो उच्च होगा ना, सॉरी, ये हो जाएगा आपका उच्च पुरापाषाण काल। मध्य हो गया, मध्य के बाद उच्च पुरापाषाण काल। अपर बेधनी दिखाई देगा, बेधनी कह रहे हैं, ब्लेड, सॉरी, ब्लेड दिखाई देगा, जिसको आप फलक कहते हैं। क्लियर? स्क्रैपर दिखाई देगा, वही पुराना स्क्रैपर। स्क्रैपर छीलने उलने के काम आता है ना, तो इसलिए स्क्रैपर की प्रासंगिकता बनी रहेगी, है ना। हड्डियों के आपको उपकरण दिखाई देंगे, बोन्स के। और जो सुई, आप ये कह सकते हैं कि जो नुकीली चीज है, सुई, हड्डियों के आपको दिखाई देने लगेंगे, राइट। और थोड़ा सा, जैसे अगर आप देखेंगे पुरापाषाण काल में क्वार्टाजाइट का प्रयोग ज्यादा हुआ है ना। तो आपको इसमें, आप मध्य पुरापाषाण काल में आएंगे तो आपको फ्लिंट का उपयोग ज्यादा मिलेगा, राइट। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देंगे। हमने आपको कुछ अप्रोचेज बताया और पुरापाषाण काल में पैलियोलिथिक एज के तीनों चरणों के उपकरणों की बात किया। कल हम लोग उच्च पुरापाषाण काल के स्थल की बात करेंगे और उन स्थलों से प्राप्त जो उत्खनन सामग्री है, उस उत्खनन सामग्री के आधार पर ये देखने का प्रयास करेंगे कि पुरापाषाण काल में मानव का जो जीवन था वो कैसा था, राइट। फिर उसके बाद हम लोग मध्य पुरापाषाण काल में जाएंगे, नवपाषाण काल में जाएंगे और फिर उसमें क्रमिक परिवर्तनों को भी रेखांकित करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास, आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग प्रतिक्रिया के द्वारा जरूर बताइएगा और इस श्रृंखला को हम लोग आगे जारी रखेंगे। कल भी ठीक समय इसी समय पर मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।